नमस्कार दोस्तों, बाबा लॉज़ में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान जुडिशरी के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने 2021 का पेपर डिस्कस किया था। आज हम 2018-19 में जो पेपर हुआ है उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है लिमिटेशन एक्ट का। पूछा जा रहा है यहाँ पर कि परसीमा अधिनियम 1963 के प्रयोजनार्थ अकिंचन की दशा में वाद संस्थित होता है। कब से माना जाएगा कि वाद संस्थित हो रहा है? तो ऑप्शंस हैं ए, जब समुचित कार्यालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया जाता है, बी, जब अकिंचन के रूप में वाद लाने की अनुमति का आवेदन किया जाता है, या सी, जब अकिंचन के रूप में वाद लाने की अनुमति का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है, या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, जब अकिंचन के रूप में वाद लाने की अनुमति का आवेदन किया जाता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन महाधिवक्ता नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शंस हैं 66 वर्ष की आयु का एक अधिवक्ता, बी, एक अधिवक्ता जिसने उस राज्य में वकालत ना की हो, सी, एक अधिवक्ता जिसकी 7 वर्ष की वकालत हो, या फिर डी, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। 165 में दिया हुआ है आपका एडवोकेट जनरल के संबंध में प्रोविज़न, और 76 में अटॉर्नी जनरल के संबंध में प्रोविज़न दिया हुआ है। ठीक है, उसको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, यहाँ पे इसको गवर्नर अपॉइंट करता है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए उसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्न में से कौन सी संविदा का प्रवर्तन कराया जा सकता है? तो ऑप्शंस देखते हैं इसके। वह संविदा जिसके अपहरण के लिए प्रतिकर एक यथा योग्य अनुतोष हो, ए, बी, वह संविदा जो अपनी प्रकृति से ही पर्यावश्य हो, डिटर्मिनेबल हो, सी, वह संविदा जिसके पालन में सतत कर्तव्य का पालन अंतर्वलित हो, या फिर डी, फर्म के एक भागीदार के हिस्से का क्रय। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, फर्म के एक भागीदार के हिस्से का क्रय 10 के तहत फर्म के एक भागीदार के हिस्से का क्रय करने की संविदा का विनिर्दिष्ट प्रवर्तन कराया जा सकता है। इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, जबकि धारा 14 के तहत निम्नलिखित संविदाओं का विनिर्दिष्ट प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है। आपका दिया हुआ है 2018 के अमेंडमेंट के बाद जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस 11(2) और 14, सेक्शन 14 और 16 के अधीन रहते हुए सभी जगह मैंडेटरी कर दिया गया है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। आप ध्यान रखिएगा अमेंडमेंट के बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। लोक उत्पाद का वाद संस्थित किया जा सकता है, पब्लिक न्यूसेंस कैन बी इंस्टीट्यूटेड बाई, राज्य के महाधिवक्ता द्वारा, ऑप्शन ए, बी, दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा जिन्हें नुकसान कारित हुआ है, या फिर सी, दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा यद्यपि उन्हें कोई विशेष नुकसान कारित ना हुआ हो न्यायालय की अनुमति से, या ऑप्शन डी, स्थानीय निकाय के सदस्य के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी, ए एंड सी। ठीक है, सीपीसी की धारा 91 में प्रावधान दिया गया है कि राज्य के महाधिवक्ता द्वारा या फिर दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा, चाहे उन्हें विशेष नुकसान कारित हुआ हो या ना, न्यायालय की अनुमति से वाद संस्थित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के आधार पर डिक्री पारित करने से पूर्व विवादक को संशोधित करना अथवा अतिरिक्त विवादकों को विरचित करने की शक्ति न्यायालय में निहित है? तो देख लेते हैं यहाँ पर। ऑप्शन है ऑर्डर 14 रूल 1, ऑर्डर 14 रूल 5, ऑर्डर 14 रूल 6, या फिर सेक्शन 151। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों ऑर्डर 14 रूल 5, जिसमें दिया गया है कि न्यायालय डिक्री पारित करने के पूर्व किसी भी समय विवादकों में संशोधन कर सकेगा या अतिरिक्त विवादकों की विरचना कर सकेगा। ठीक है, 151 में आपका इनहेरेंट पावर्स दिए हुए हैं सीपीसी में। सेठ मनोहर लाल वर्सेस हीरा लाल का एक लीडिंग केस भी है, उस पर लीडिंग केस है, पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है 14 रूल 5 है कि न्यायालय डिक्री पारित करने से पूर्व किसी भी समय विवादकों में संशोधन कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया? तो साथियों करेक्ट ऑप्शन है 42nd संशोधन, बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और इससे प्रियम्बल में पहली बार संशोधन किया गया था, सोशलिस्ट सेकुलर यहाँ पे पूछा गया है, और साथ ही साथ एक और शब्द है इंटीग्रिटी, अखंडता। तीनों शब्द वहाँ पर एक साथ जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, दिया हुआ भी है एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 43, जो कि अपराधिकृत व्यक्ति जो अंतरित अचल संपत्ति में बाद में हित अर्जित कर लेता है के द्वारा किए गए अंतरण से संबंधित सिद्धांत को रेखांकित करता है। ऑप्शंस हैं ए, अनियोज्य दावे, बी, विलेख द्वारा विबंधन, सी,
चुनाव द्वारा विबंधन, या फिर डी अगर क्रयाधिकार का अधिकार। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें बी, विलेख द्वारा विबंधन। ठीक है, स्टॉपल बाई डीड 43 है। इस पे आप जो है हम 41 43 आपका जो है हम यहाँ पे जब पढ़ते हैं तो देख, ये जो सेक्शन 43 है इस पर एक लैटिन मैगजिम भी है, नेमो डेट कॉड नॉन हैबिट। ठीक है, तो 41 43 दोनों इसके एक्सेप्शंस में पढ़ते हैं। ये मैगजिम भी कई बार पूछी गई है कि इससे रिलेटेड कौन है। इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने से अच्छा स्वത്ത് किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो 41 भी आपका अपराधिकृत व्यक्ति द्वारा ट्रांसफ़र होता है वहाँ पे। ठीक है, और यहाँ भी 43 भी होता है कि जो कि बाद में व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को प्राप्त कर लेता है, और 41 आपका ऑस्टेंसिबल ओनर के बारे में बात करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम कि प्रॉब्लम है, अशोक एक मकान 5 वर्षों के लिए भरत को किराए पर देता है। भारत उक्त मकान में 2000 रुपये प्रति माह पर उप किराए पर किशोर को दे देता है। 5 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं परंतु किशोर निरंतर उक्त मकान पर काबिज है तथा अशोक को किराया अदा करता है। किशोर की स्थिति क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके, आस्थगित किराएदार, अतिक्रमी, सी अपराधिकृत कब्जा धारक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ए, आस्थगित किराएदार। ठीक है, क्योंकि 116 में आपके दिया हुआ है कि धारा 116 के अनुसार किशोर की जो है वो आपका दिया हुआ है यहाँ। तो 116 में डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग ओवर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जिसके अनुसार यदि संपत्ति का पट्टेदार उपपट्टेदार अनुदत्त पट्टे के पर्यावसान के पश्चात उस पर कब्जा बनाए रखता है तो मान लिया जाता है, अगर वो मासानुमास के लिए है, ठीक है, मंथली है तो मंथली के लिए, और या फिर अगर ईयरली है तो ईयरली के लिए वो फिर से नवीकृत हो गया, ऐसा मान लिया जाता है अगर कब्जा बनाए रखा जाता है और धन उन्होंने स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ वादी अपने दावे में किसी भाग के बारे में वाद लाने का लोभ करता है या उसे साशय त्यक्त कर देता है, वहाँ उसके पश्चात वह इस प्रकार लोप किए गए या त्यक्त भाग के बारे में वाद न लाएगा। तो ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, ऑप्शन ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115, ऑप्शन बी व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11, या फिर व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 2 नियम 2, या फिर व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 2। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, सीपीसी का ऑर्डर 2 रूल 2। ठीक है, जो कि बात करता है कि वाद के अंतर्गत संपूर्ण दावा होगा। ठीक है, और ऑर्डर 2 आपकी बात करता है वाद की विरचना से रिलेटेड है ऑर्डर 2, और उसका रूल 2 कहता है कि संपूर्ण दावा होगा, अगर आपने कोई भाग त्याग दिया तो उसको लिए दोबारा वाद नहीं लाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा कौन से अधिनियमों एवं विनियमों को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शंस हैं, ए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों से संबंधित अधिनियमों एवं विनियमों को, बी संसद एवं इसके सदस्यों से संबंधित अधिनियमों एवं विनियमों को, सी संविधान की अनुसूची 7 में सूचीबद्ध अधिनियमों एवं विनियमों को, या फिर डी संविधान की अनुसूची 9 में सूचीबद्ध अधिनियमों और विनियमों को। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर डी। ठीक है, क्योंकि 31 बी में प्रावधान है कि 31 एक पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 9वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियम विनियम में कोई इस आधार पर शून्य या कभी शून्य नहीं समझा जाएगा कि इस भाग के किन्हीं उपबंधों द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है। ठीक है, और IR कहलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस भी है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ऐसे व्यक्ति जो किसी संपत्ति का विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का अधिकार रखते हुए उसे अन्य प्रयोजनों के लिए दुरुपयोजन कर ले के विरुद्ध अपकृत्य संबंधी वाद संस्थित करने की परिसीमा अवधि है। तो ऑप्शंस हैं कि व्यक्ति के प्रथम बार दुरुपयोजन के ज्ञात होने की दिनांक से 1 वर्ष, या फिर क्षतिग्रस्त व्यक्ति के प्रथम बार दुरुपयोग होने के ज्ञात होने की दिनांक से 2 वर्ष, या फिर 3 वर्ष ऑप्शन सी है, या फिर ज्ञात होने से 4 वर्ष। तो करेक्ट ऑप्शन है साथियों इसमें बी, जो कि अनुसूची के जो पीछे आर्टिकल्स दिए हुए हैं इसमें 84 में दिया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो संपत्ति का विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का अधिकार रखता है और उसको दुरुपयोग कर ले तो अपकृत्य संबंधी वाद प्रथम बार दुरुपयोग ज्ञात होने से 2 वर्ष के अंदर दोस्तों किया जा सकता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है 2 साल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा प्रावधान उच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, 215 में इसका प्रावधान दिया गया है कि वो अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान पर दंड देने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप। कथन को पूर्ण करें। एक न्यायालय कमीशन जारी नहीं कर सकता है तो किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए, बी बंटवारे के लिए, साक्ष्य एकत्रित करने के लिए, या फिर लेखाओं की परीक्षा या समायोजन करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन है सी कि कलेक्ट एविडेंस, साक्ष्य एकत्रित करने के लिए नहीं किया जा सकता। 75 में किन किन चीज़ों के लिए एग्जामिनेशन जारी किया जा सकता है देख लेते हैं यहाँ पे कि एग्ज़ामिन के लिए कर सकते हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए, स्थानीय अन्वेषण के लिए, लेखाओं की परीक्षा करने के लिए, विभाजन के लिए, कोई वैज्ञानिक तकनीकी या विशेषज्ञ अन्वेषण करने के लिए, या संपत्ति का विक्रय करने के लिए, या कोई अनुसंचिवीय कार्य करने के लिए। ठीक है, साक्ष्य एकत्रित करने के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर 26 इससे रिलेट करता है, याद रखिएगा कमीशन से। जब 75 पढ़ें तो ऑर्डर 26 साथ में आप रिलेट करके पढ़ें, वही कमीशन के रिगार्डिंग उसमें प्रोविजंस दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत आदेश 21 के अधीन प्रस्तुत आवेदन के एक पक्षीय रूप में निर्णीत किए जाने या अनुपस्थिति में खारिज किए जाने की पुनर्स्थापना अथवा अपास्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ऑप्शंस हैं ऑर्डर 9 रूल 13, ऑर्डर 21 रूल 58, ऑर्डर 21 रूल 106, ऑर्डर 21 रूल 100। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, ऑर्डर 21 रूल 106 में प्रावधान किया गया है कि आवेदक जिसके विरुद्ध नियम 105 क्लॉज 2 के अधीन आदेश किया जाता है या नियम 23(1) के अधीन कोई एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है तो उस आदेश को अपास्त करने के लिए न्यायालय से आवेदन कर सकेगा, और यदि न्यायालय का समाधान कर देता है कि उपसंजात न होने का पर्याप्त कारण था तो न्यायालय खर्चों के बारे में निबंधनों को जो ठीक समझे आदेश अपास्त करेगा और आगे सुनवाई के लिए दिन नियत करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए आप कि फोर्स मेजर का सिद्धांत भारतीय संविदा अधिनियम के प्रावधान से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शंस दिए हैं। अप्रत्याशित घटना का सिद्धांत करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर सी, सेक्शन 56। ठीक है, 56 जो कि आपका फोर्स मेजर अप्रत्याशित संविदा उसका सिद्धांत है। इस पे आप हम इम्पॉसिबिलिटी भी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी भी इसे कहते हैं। इस पे क्रेल वर्सेस हेनरी का केस है, लीडिंग केस भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट केस। राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के अंतर्गत गठित किराया अधिकरण द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध एक व्यथित पक्षकार को क्या उपचार उपलब्ध हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि भारत के संविधान 226-27 के अंतर्गत रिट याचिका, या CPC के 96 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में अपील, या फिर ऑप्शन सी राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 की धारा 19(6) के अंतर्गत अपील। तो करेक्ट ऑप्शन यही है कि 19(6) के अंतर्गत अपील की जा सकती है राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 17। का और खा संविदा करते हैं कि का नियत कीमत पर खा के लिए एक मकान बनाएगा, वह क्रम से जिसे व्यतिकारी वचनों का पालन किया जाना है नियत नहीं किए गए पालन का क्रम क्या होगा? कि ऑप्शन का को मकान बनाने का वचन का पालन खा के मकान के लिए भुगतान करने के वचन से पहले करना होगा, या ऑप्शन बी खा को मकान के लिए भुगतान करने के वचन का पालन का के मकान बनाने के वचन से पहले करना होगा, या ऑप्शन सी का तथा खा को अपने अपने वचन का पालन एक साथ करना होगा, या फिर ऑप्शन डी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो कि 52 के दृष्टांत ए पर आधारित है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए है साथियों, देख लीजिए कि को मकान बनाने का वचन का पालन खा के मकान के लिए भुगतान करने के वचन से पहले करना होगा, कि पहले वो मकान बनाए तब भुगतान करने की बारी आती है, ना कि पहले वो भुगतान कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है। ऑप्शन है मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों पर, विभागीय कार्रवाइयों पर, न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्रवाइयों पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सेक्शन 1 इसमें बताया गया है कि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे लागू होता है, एफिडेविट और आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स पे लागू नहीं होता है, शपथ पत्र और मध्यस्थम कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है। राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 का कौन सा प्रावधान सीमित कालावधि की किराएदारी करने की अनुज्ञा देने और कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र देने का को समव्यवहारित करता है? तो इसमें ऑप्शंस हैं सेक्शन 6, बी सेक्शन 7, सी सेक्शन 8, या डी सेक्शन 9। तो राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम का सेक्शन 8 में इसके बारे में प्रावधान दिया गया है कि पुनः प्राप्ति प्रमाण पत्र देने को समव्यवहारित करता है। सेक्शन 8 इस बारे में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन 20। समवर्ती सूची में प्रकटित किसी विषय के संबंध में संसद द्वारा बनाई गई विधि तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि में विरोध होने की दशा में अगर विरोध होता है तो दशा में क्या होगा? ऑप्शंस हैं
ए भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के आधार पर संसद द्वारा बनाई गई विधि अभिभावी होगी, या फिर भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के आधार पर राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि अभिभावी होगी, या भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 के आधार पर संसद द्वारा बनाई गई विधि अभिभावी होगी, फिर भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 के आधार पर राज्य के विधानमंडल द्वारा। तो साथियों सही ऑप्शन सी है कि 254 में प्रोविज़न दिया गया है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि अभिभावी होगी। अगर कंकरेंट लिस्ट पर दोनों में अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहाँ पर उस राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि उस विरोध की मात्रा तक शून्य होगी और पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई विधि लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत एक भूस्वामी उसके द्वारा किराए पर दिए गए परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार रखता है। ठीक है, तो निरीक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शंस हैं, निरीक्षण केवल दिन के समय में ही किया जा सकता है। बी, किराएदार को कम से कम 3 दिवस के पूर्व सूचना देना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आ जाइए। सी, एक निरीक्षण 3 माह में एक बार से अधिक नहीं किया जाएगा, 3 माह में एक बार से अधिक नहीं किया जाएगा। या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही है कि धारा 25 में इसके बारे में प्रावधान है, निरीक्षण से संबंधित उपबंध है। तो इस धारा के अनुसार किराएदार को कम से कम 7 दिन पूर्व की सूचना देने के पश्चात भूस्वामी को परिसर का निरीक्षण दिन में करने का अधिकार होगा। भूस्वामी द्वारा ऐसा निरीक्षण 3 मास में एक बार से अधिक नहीं किया जाएगा। 7 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी तभी उसका जो है निरीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ 3 दिवस की सूचना की बात कर रहे थे, जो सूचना है वो 7 दिवस की है। ठीक है, तो कौन सा गलत है? तो बी ऑप्शन इसमें गलत है, वही सही आंसर होगा। फिर आ जाइए, रूल इन हेडेंस केस के रूप से भी जाना जाता है किसे? तो करेक्ट ऑप्शन है ए, परपोजिव कंस्ट्रक्शन, संप्रयोजन अर्थान्वयन। हिडनवाद नियम को संप्रयोजन अर्थान्वयन के रूप में भी जाना जाता है। हिडनवाद नियम को वरिष्ठी नियम भी कहा जाता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी संविधि की व्याख्या करने में शब्दों के साधारण अर्थ एवं व्याकरण पर दृढ़ रहा जाए जब तक कि विधानमंडल का आशय उससे भिन्न ना हो जो कि संविधि से समझा जा सकता है, अथवा जब तक कि वह व्याख्या संविधि से असंगत अथवा विरोध व्यक्त नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नोसिटर असोशस से अभिप्राय है अर्थान्वयन का नियम है। तो करेक्ट ऑप्शन है साथियों इसमें ए, शब्द का अर्थ आसपास के शब्द समूह से निकाला जाता है, ऑप्शन ए। ठीक है, नोसिटर असोशस 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, हमने अभी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, ऐसा त्यागपत्र किसे संबोधित होगा? तो करेक्ट ऑप्शन है डी, भारत के राष्ट्रपति को संबोधित होगा। आर्टिकल 217 में इसका प्रावधान दिया गया है। राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित है, किसके पास है राज्य की कार्यकारी शक्ति? तो ऑप्शंस दिए गए हुए हैं, राज्य के मुख्य सचिव में, ए, बी में राज्य के मुख्यमंत्री में, सी मुख्य कार्यकारी अधिकारी में, या फिर डी गवर्नर में। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें दोस्तों डी, गवर्नर में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 154 क्लॉज 1 में प्रोविज़न दिया गया हुआ है आर्टिकल 154 में। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन से तथ्यों को साबित किया जाना आवश्यक है? तो ए, भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त समस्त विधियाँ, या फिर शासकीय राजपत्र में सूचित लोक उत्सव एवं आकाश, या फिर भूमि पर मार्ग का नियम, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सेक्शन 56 में कुछ लिस्ट दी हुई है, जब एविडेंस एक्ट देखेंगे कि कई सारे फैक्ट्स उसमें दिए हुए हैं जिनकी न्यायालय जुडिशियल नोटिस लेता है, उनको साबित करना आवश्यक नहीं होता है। और 57 उन तथ्यों का उल्लेख किया गया है जिनका न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा। ठीक है, 56 में दिया हुआ है कि प्रावधान है कि न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा, और 57 में आपकी ये लिस्ट है पूरी, ये सारे उसी के अंतर्गत आते हैं, इनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन 28 पे आ जाइए। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के विशेष प्रावधानों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों 65A के रूप में दिनांक 17 अक्टूबर 2000 में जोड़ा गया है। ठीक है, 65A में जोड़ा गया है और 17 अक्टूबर 2000 में जुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत वाद खारिज किए जाने पर उसी वाद हेतु के बारे में नया वाद, करेक्ट ऑप्शन है प्रांग न्याय के सिद्धांतों द्वारा वर्जित है, केवल नामंजूरी के कारण ही वर्जित नहीं, या फिर ऑप्शन सी आदेश 23 के अंतर्गत वर्जित है, या फिर कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, केवल नामंजूरी के कारण ही वर्जित नहीं। 7 नियम 13 में प्रावधान किया गया है
कि पूर्व वर्णित आधारों में से किसी पर भी वाद पत्र का नामंजूर किए जाने पर केवल नामंजूरी के कारण ही वादी उसी वाद हेतु के बारे में नया वाद पत्र उपस्थित करने से प्रभावित नहीं हो जाएगा। अर्थात किसी भी आधार पर नामंजूर होता है, वादी उसी वाद हेतु पर नया वाद ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शंस हैं, बिना प्रतिफल के किया गया करार हर परिस्थिति में शून्य होता है। बी है कि ऐसा प्रत्येक करार शून्य है जो अप्राप्त हुए से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोधार्थ हो। सी है ऐसा प्रत्येक करार जिसमें कोई व्यक्ति किसी प्रकार की विधिपूर्ण कार्य करने से अवरुद्ध किया जाता है उस विस्तार तक शून्य है। या फिर डी, वे करार जिसके अर्थ निश्चित नहीं है अथवा निश्चित किया जाना शक्य नहीं है, शून्य है। तो ऑप्शन ए इसमें गलत है कि बिना प्रतिफल के किया गया करार हर परिस्थिति में शून्य होता है। सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसके बारे में प्रोविज़न देता है, जो कि बात करता है, लैटिन टर्म है वहाँ पर न्यूडम पैक्टम, ठीक है, कि बिना प्रतिफल के किया गया करार शून्य है। लेकिन उसके भी कुछ अपवाद हैं वहाँ पर, हर परिस्थिति में नहीं। तो कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस हैं वहाँ पर। एक तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में अगर कोई व्यक्ति किसी को देता है और रजिस्टर कर देता है, ठीक है, या फिर स्वेच्छा से कोई भूतपूर्व सेवा दी गई है और उसके लिए बाद में व्यक्ति कह देता है कि हम इसके लिए आपको हम प्रतिकर देते हैं, ठीक है। सपोज दैट कोई व्यक्ति किसी के घर की आग ही बुझा देता है, जा कर के घर में आग जल रही है और बुझा दे जा कर के, और बाद में वो व्यक्ति जो लैंडलॉर्ड हो प्रसन्न होकर कह दे कि मैं आपको इसके लिए इनाम दूंगा, और तो फिर उसको वहाँ पे वो दिया जाएगा, ठीक है, जबकि यहाँ पे कोई प्रतिफल नहीं था पहले, लेकिन बाद में हो जाएगा। या फिर टाइम बार डेप्ट के संबंध में भी, ठीक है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ प्रोविज़न्स हैं जहाँ पर आपका कंसिडरेशन आवश्यकता नहीं है। एक आपका गिफ्ट में नहीं चाहिए होता है, और दूसरा आप जब सेक्शन 185 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर एजेंसी के क्रिएशन में भी कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31 है, ठीक है, देख लेते हैं हम इसको। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 में कौन सा प्रावधान पुनर्विलोकन के आवेदन पर किए गए आदेश के या पुनर्विलोकन में पारित डिक्री या किए गए आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन ग्रहण करने को वर्जित करता है? तो ऑप्शन है इसमें सेक्शन 11, बी सेक्शन 10, या सी ऑर्डर 47 रूल 9, या फिर ऑर्डर 9 रूल 9। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, ऑर्डर 47 रूल 9 में पुनर्विलोकन के आवेदन पर किए गए आदेश के या पुनर्विलोकन में पारित डिक्री या किए गए आदेश के पुनर्विलोकन के लिए कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा, इस बारे में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए आप। प्रतिपाल के विधिक प्रतिनिधि द्वारा प्रतिपाल के संरक्षक द्वारा किए गए संपत्ति के अंतरण को जबकि प्रतिपाल प्राप्त हुए होने से पूर्व मर जाता है अपास्त करने के लिए दावा करने की अवधि कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिपाल की मृत्यु की दिनांक से 3 वर्ष है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है कि अनुसूची में 60 में जो आप पीछे आर्टिकल्स दिए हुए हैं लिमिटेशन एक्ट में, वहाँ पे आर्टिकल 60 में दिया हुआ है कि संरक्षक द्वारा किए गए संपत्ति के अंतरण से उसके पूर्व मर जाए अपास्त करने के लिए वाद प्रतिपाल के विधिक प्रतिनिधि द्वारा 3 वर्ष के भीतर संस्थित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला के विरुद्ध पारित धन के संदाय की डिक्री निष्पादित नहीं की जा सकती है। कैसे नहीं की जा सकती? मृत्यु हो जाती है तो विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्रवाई द्वारा, ए, बी संपत्ति की कुर्कीता विक्रय द्वारा, या फिर रिसीवर की नियुक्ति, ऑप्शन सी, या फिर डी उसकी गिरफ्तारी और कारागार में निरोध द्वारा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है केवल अगर धन के निष्पादन में। सेक्शन 56 में ये प्रावधान किया गया है कि धन के संदाय की डिक्री के निष्पादन में स्त्री को गिरफ्तार करने या सिविल कारागार में नियुक्त करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट आ जाइए, भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान अस्पष्टता के अंत और उसके किसी भी रूप में आचरण को निषिद्ध करता है? तो साथियों करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे आर्टिकल 17, जो कि अस्पष्टता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध तथा विधि अनुसार दंडनीय होगा। नेक्स्ट है, एक लिखत में पक्षकारों की पारस्परिक भूल जो कि उसके वास्तविक आशय को अभिव्यक्त नहीं करती है, ठीक है, लिखत को किसी भी पक्षकार द्वारा परिशोधित करवाई जा सकती है। तो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। ए, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत वाद संस्थित करके, या फिर सीपीसी के अंतर्गत 152 के अंतर्गत, या फिर एसआरए के सेक्शन 26 के अंतर्गत वाद संस्थित करके, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यही है, ऑप्शन सी, एसआरए के सेक्शन 26 के अंतर्गत। इसको रेक्टिफिकेशन भी कहते हैं कि वहाँ पे जब पक्षकार कपट या पारस्परिक भूल के कारण लिखित संविदा या लिखत उसके वास्तविक आशय को अभिव्यक्त न करे तो दोनों में से कोई पक्षकार रेक्टिफिकेशन करवा सकते हैं, जा करके उसको सही करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विधि के किस प्रावधान के अंतर्गत एक
सेशन न्यायालय किसी अधिनियम, अध्यादेश अथवा विनियम की विधि मान्यता के संबंध में उच्च न्यायालय का रेफरेंस कर सकता है जिसका उदाहरण मामले को निपटाने के लिए आवश्यक हो। तो किसमें किया जा सकता है उच्च न्यायालय को रेफरेंस साथियों? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सेक्शन 395। ठीक है, हाई कोर्ट को रेफरेंस होता है सीआरपीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 113A की उपधारणा आकर्षित होगी यदि अभियुक्त तथा मृतका का विवाह महिला की आत्महत्या से 7 वर्षों के भीतर हुआ हो, अवधि के 7 वर्षों के भीतर हुआ हो, या फिर अभियोजन द्वारा मृत्यु के ठीक पूर्व हुआ हो, या फिर एक प्रकरण में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 113A आकर्षित होती है अतः अभियोजन से अभियुक्त के विरुद्ध हुआ, अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना अपेक्षित नहीं होता, या फिर स्टेटमेंट ए या बी, या ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, उपरोक्त कथनों में से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 का किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा से संबंधित है। जब प्रश्न उठता है कि स्त्री द्वारा आत्महत्या का करना दुष्प्रेरित किया गया था, तो यह दर्शित किया जाता है कि उसने अपने विवाह के तारीख से 7 वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी, या कि उसके पति या उसके पति के नातेदार ने उसके प्रति क्रूरता की थी, तो वहाँ पर यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति के नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, विधि के किस प्रावधान के अंतर्गत किसी दांडिक न्यायालय के समक्ष जांच या विचारण के प्रयोजनार्थ एक अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करना एक निगमित निकाय से अपेक्षित है? तो ऑप्शन ए है सेक्शन 302 सीआरपीसी, ऑप्शन बी है 303, सी है 305, या फिर कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है 305। 305 में निगम या रजिस्ट्रीगत सोसाइटी अभियुक्त है, तो 305 में प्रावधान किया गया है कि अभियुक्त में से एक है तो वह एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं। सेक्शन 305 इसमें प्रोविजन दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए 39। किसी प्रख्यात निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने साक्षियों के 3 वर्गों पूर्णतया विश्वसन, पूर्णतया अविश्वसनीय, ना तो पूर्णतया विश्वसनीय ना ही पूर्णतया अविश्वसनीय में वर्गीकृत किया है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है साथियों? तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए, वैदी वैल्यू थेवर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ठीक है, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साक्षियों को 3 वर्गों में क्लासिफाइड किया है, पूर्णतया विश्वसनीय, पूर्णतया अविश्वसनीय, ना तो पूर्णतया विश्वसनीय ना ही पूर्णतया अविश्वसनीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। कौन सी अनियमितताएं कार्यवाहियों को दूषित नहीं करती यदि कोई मजिस्ट्रेट निम्नलिखित बातों में से कोई विधि द्वारा इस निमित्त सशक्त ना होते हुए करता है? तो 133 के अंतर्गत आदेश ऑप्शन ए, या फिर चैप्टर 10 के पार्ट सी अथवा डी के अंतर्गत आदेश, या फिर 176 के अंतर्गत दंड संहिता के अधीन मृत्यु समीक्षा करना, या फिर भरण पोषण के लिए आदेश देना। तो करेक्ट ऑप्शन है साथियों ऑप्शन सी, 176 के अधीन मृत्यु समीक्षा करना। ठीक है, 460 में अनियमितताएँ ऐसी दी हुई हैं जो कि कार्यवाहियों को दूषित नहीं करती हैं, तो उसमें 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें से एक 176 के अधीन अगर कार्रवाई कर रहा है तो प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होंगी। ठीक, 461 में वो पॉइंट्स दिए हुए हैं कुछ ग्राउंड्स जिनमें विशिएट कर जाएंगी, और 60 में कब विशिएट नहीं करेंगी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, खेमा का अभियोजन कालू इसलिए करता है कि उसने कालू की कार चुराई। खेमा दोष सिद्ध किया जाता है, तत्पश्चात कालू उस कार के लिए जिसे खेमा ने दोष सिद्ध होने से पूर्व गणेश को बेच दिया था, गणेश पर वाद लाता है। खेमा की दोष सिद्धि का उक्त निर्णय कालू और गणेश के वाद में क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, विसंगत है। ठीक है, 43 जब पढ़ते हैं आप इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो वहाँ का पे इलस्ट्रेशन सी है, ये उसी पे बेस्ड है और वो यहाँ पर इरेलीवेंट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 42 पे आ जाते हैं। पूछ रहे हैं कौन से मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने परक्राम लिखित अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय के परिवाद ग्रहण करने और स्थानीय क्षेत्राधिकार के बिंदु को संशोधन अध्यादेश 2015 के परिप्रेक्ष्य में निर्णित किया है? तो देख लेते हैं साथियों, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है इसमें ए, ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंद्रपाल सिंह। इसमें न्यायालय ने परिवाद ग्रहण करने के स्थानीय क्षेत्राधिकार के बिंदु को संशोधन अध्यादेश 2015 के परिप्रेक्ष्य में निर्णित किया है। क्वेश्चन नंबर 43 आ जाते हैं। निम्न निर्णयों में से माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि जहां पर हिंसा का कृत्य घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व आरंभ हुआ था, के पश्चात भी जारी रहा है, तो ऐसी स्थिति में व्यथित व्यक्ति इस अधिनियम का संरक्षण प्राप्त करने का अधिकारी है। तो ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन है इसमें सरस्वती बनाम बाबू। ठीक है,
ऑप्शन ए, इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि घरेलू हिंसा का एक कृत्य घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व आरंभ हुआ तथा इसके पश्चात भी जारी रहा है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति इस अधिनियम का संरक्षण प्राप्त करने का अधिकारी है। क्वेश्चन नंबर 44, ऐसे मामले में जहां अभियुक्त अभिरक्षा में है, विचारण न्यायालय साक्ष्य अभिलेख करते समय अभियुक्त की उपस्थिति न्यायालय में सूचित किए बिना साक्षियों की साक्ष्य लेखबद्ध करता है, निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? तो 273 दंड प्रक्रिया संहिता के आधार पर ऐसी कार्यवाहियाँ में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दूषित होगा, ठीक है। या फिर बी, 460 के अधीन कार्यवाहियों में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय संरक्षित होगा, या फिर 465 के अधीन ऐसी कार्यवाहियों में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय संरक्षित होगा, या फिर 317 दंड प्रक्रिया संहिता के आधार पर ऐसी कार्यवाहियों में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय संरक्षित होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 273 में प्रावधान किया गया है कि विचारण या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में लिया गया सब साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में या जब उसे व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्त कर दिया गया है तब उसके प्लीडर की उपस्थिति में लिया जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ए, ये सही है कि 273 में कर्मियों में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दूषित होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45 कि विधि के किस प्रावधान के अंतर्गत एक न्यायालय हस्तलेख के मिलान के लिए किसी व्यक्ति को किन्हीं शब्दों अथवा अंकों को लिखने का निर्देश दे सकता है? तो सेक्शन 73 साक्ष्य अधिनियम का है कि किसी भी व्यक्ति को मिलान करने के लिए उसकी राइटिंग के लिए न्यायालय निर्देश दे सकता है। 73 में क्वेश्चन नंबर 46 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का निम्न में से कौन सा प्रावधान या अनुमति देता है कि एक प्रकरण में लेखबद्ध की गई साक्ष्य को पश्चातवर्ती कार्यवाही में सुसंगत समझा जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन डी है, करेक्ट ऑप्शन है। 33 में प्रावधान किया गया है कि न्यायिक कार्यवाही में विधि के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष दिया गया है तो पश्चातवर्ती न्यायिक कार्यवाही में उसे सुसंगत माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 47 दंड प्रक्रिया संहिता में कौन सा प्रावधान एक दंडिक न्यायालय को एक आपराधिक प्रकरण में साक्षियों को पुनः बुलाने और पुनः परीक्षा करने हेतु सशक्त करता है? तो यहाँ पे एक सेक्शन 217 और एक सेक्शन है 311 और बोथ एंड बी। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। 217 में जब कभी विचारण प्रारंभ होने के पश्चात आरोपों में चार्जेस में परिवर्तन किया जाता है तब अभियोजक अभियुक्त को किसी साक्षी की परीक्षा की जा चुकी पुनः बुला सकता है, या फिर 311 में अन्य कार्यवाही के क्रम पर किसी व्यक्ति को जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुलाया जा सकता है। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, 217 और 311। निम्न में से कौन सी स्थितियों में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के निर्दोष होने की उपधारणा का सामान्य सिद्धांत लागू नहीं होगा? तो ऑप्शन हैं यहाँ पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय हत्या के अपराध का आरोप, या फिर बालक पर दंड संहिता की धारा 376(2)(4) के अंतर्गत दंडनीय समूह बालात्संग का अपराध का आरोप है, या फिर ऑप्शन सी है आपका यहाँ पर किशोर न्याय अधिनियम की धारा 15 सपठित धारा 18(3) के अंतर्गत आदेश, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। धारा 3(1) में निर्दोषता की उपधारणा का सिद्धांत किया गया है, जहां बालक के बारे में 18 वर्ष की आयु तक यह उपधारणा की जाएगी कि वह असद्भावपूर्वक या आपराधिक आशय का दोषी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 एक मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों के विचारणों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है कि अभियुक्त को सुनने के लिए न्यायालय में कोई बाध्यता नहीं है तथा उसे अपराध विशिष्टियाँ बताई जाएंगी, ठीक है। अभियुक्त को सारांश बताया जाता है, सुनने के लिए कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 जब विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर जो अभिरक्षा में है को विचारण के दौरान 18 वर्ष की आयु पार करने पर किशोर न्याय अधिनियम की धारा 18(3) के अंतर्गत एक वयस्क घोषित किया जाता है, उक्त स्थिति में विचारण न्यायालय के पास निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध है? करेक्ट ऑप्शन है साथियों बालक को सुरक्षित स्थान पर भेजना, ऑप्शन डी, ठीक है। 19(3) में इसका प्रोविज़न है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, तो उसको बालक को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि यदि चेक के पूर्व अनादरण व इसे हेतु जारी नोटिस के आधार पर कोई परिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो चेक के द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती अनादरण होने के आधार पर परिवाद पोषणीय है? तो करेक्ट ऑप्शन है साथियों ऑप्शन ए MSR लेदर्स बनाम एस पन्नी अपन एवं अन्य, ठीक है। इसमें न्यायालय ने निर्धारित किया है कि यदि पूर्व अनादर व इस हेतु जारी नोटिस के आधार पर कोई परिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया है तो उस स्थिति में चेक के द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती अनादर होने के आधार पर परिवाद पोषणीय है।
विधि के किस प्रावधान के अंतर्गत न्यायालय बिना आधार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को प्रतिकर दिला सकता है? तो करेक्ट ऑप्शन है साथियों 358 में प्रावधान किया गया है कि बिना पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करता है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि पर्याप्त आधार नहीं था तो वह 1000 रुपये तक के प्रतिकर की व्यवस्था है वहाँ पर दिला सकता है। फिर 53 क्वेश्चन नंबर है, एक महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा चोरी किए गए अभियुक्त को 3 माह के साधारण कारावास व 200 रुपये के आदर्श दंड से दंडित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा उक्त निर्णय की अपील की जा सकती है? तो करेक्ट ऑप्शन है डी, अपील नहीं की जा सकती है। 376 बी में प्रावधान किया गया है कि दोषी व्यक्ति द्वारा कोई अपील नहीं की होगी जब तक कि सेशन न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट, ठीक है, केवल 3 मास के अनाधिक के कारावास या 200 रुपये से अधिक जुर्माने का दंडादेश पारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 कि निम्न में से किस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया है कि एनआईए के से उत्पन्न मामले यदि दोनों जिम्मेवार एक ही जिम्मेवार के भाग हैं तो अनुक्रमिक दंडों को समवर्ती रूप से चलाने का आदेश दिया जा सकेगा? तो करेक्ट ऑप्शन है साथियों ऑप्शन डी, श्यामपाल बनाम दयावती बसोया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विधि के किस प्रावधान के अंतर्गत न्यायालय मृत्यु या जीवन कारावास से भिन्न किसी अपराध हेतु दोष सिद्धि किसी व्यक्ति के मामले में विचारित करते समय परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट मंगवाने हेतु आबद्ध है? तो कब परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट मंगवाई जाएगी? तो ऑप्शन सी है अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत, ठीक है, दोष सिद्धि व्यक्ति के मामले में विचारित किया जाएगा, ठीक है। 3 में ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ता है, 4 में प्रोबेशन पे छोड़ने का प्रोविज़न है, तो वहाँ पे रिपोर्ट मंगाई जाएगी। धारा 7 परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, उसमें प्रोविज़न दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए कि किस प्रावधान के अंतर्गत न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोष मुक्त करते समय उसकी उच्चतर न्यायालय में उपस्थिति हेतु उससे बंध पत्र लेना अपेक्षित है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है 437 ए में, ठीक है, ऐसा प्रावधान किया गया है कि अपील हेतु जब भेजना हो तो उससे पहले बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा लिया जाएगा 437 ए में, ठीक है। फिर आ जाइए कौन सा एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 57, जो दृश्यमान रूप से विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है कि जमानत से इनकार करने का एक आधार नहीं हो सकता है? तो करेक्ट ऑप्शन है साथियों यहाँ पर ऑप्शन ए, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 12(1) के अनुसार एक व्यक्ति जो दृश्यमान रूप से विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है या युक्त आधार है कि उसे व्यक्ति को छोड़े जाने की संभावना है तो उस संदर्भ में किसी अज्ञात अपराधी से होगा या मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे में पड़ जाएगा या फिर न्याय के उद्देश्य विफल हो जाएंगे, तो वहाँ पर छोड़े जाने की संभावना है। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कौन सा प्रावधान यह उपबंधित करता है कि महिला को लैंगिक संभोग के अभ्यस्तन होने के तथ्य बलात्संग का उक्त महिला की लज्जा भंग के अभियोजन में सहमति के बिंदु के संदर्भ में सुसंगत नहीं होगा? तो करेक्ट ऑप्शन है 53 ए, ठीक है, बी में दिया गया है 53 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विधि के किस प्रावधान के अंतर्गत सेशन न्यायालय के द्वारा पारित मृत्युदंडादेश उच्च न्यायालय से पुष्टि के अधीन होगा? तो करेक्ट ऑप्शन है साथियों 366, ठीक है। जब हम सीआरपीसी में सेक्शन 28 पढ़ते हैं, 28 क्लॉज 2, तो सेशन न्यायाधीश कोई भी जजमेंट दे सकता है, मृत्युदंड भी दे सकता है, यानी कोई भी, लेकिन मृत्युदंड कन्फर्म करने के लिए चैप्टर 8 के अंतर्गत 366 में हाईकोर्ट भेजा जाता है, फिर उसको वो या तो कन्फर्म करते हैं या बातिल करते हैं सेक्शन 368 में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 66 में भेजा जा रहा है, ठीक है, पुष्टि के अधीन है 366 के, करेक्ट ऑप्शन है 366। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन है, आयोग लोक सेवक अपने कार्यों के निर्वहन के दौरान यह जानते हुए कि इस कार्य से दूसरे लोक सेवक व को हानिकारित होना संभाव्य है गलत विवरणों का दस्तावेज जारी करता है, लोक सेवक आ निम्न में से किस अपराध हेतु उत्तरदायी हैं? तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि लोक सेवक अपनी कार्यालयिक कार्यों के निर्वहन के दौरान यह जानते हुए कि उस कार्य से दूसरे लोक सेवक को हानिकारित होना संभाव्य है गलत विवरणों के साथ दस्तावेज जारी करता है। और भारतीय दंड संहिता की धारा 167 के तहत अपराध का दोषी होगा। धारा 167 में लोक सेवक जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है से संबंधित उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है, राम तीर्थ यात्रा पर जाते समय अपने संदूक जिसमें गहने हैं पड़ोसी श्याम को न्यस्त करके जाता है, श्याम उक्त संदूक को बिना किसी प्राधिकार के बेईमानी को रजिस्ट्री करने के आशय से तोड़कर खोल देता है, तो कहाँ पर इसका प्रोविज़न दिया गया है? खोल देता है, शानदार अपराध किया गया है, तो 462 में प्रावधान किया गया है कि संपत्ति अपने पास न्यस्त की गई है प्राधिकार न रखते हुए बेईमानी से या रजिस्ट्री से खोले तो कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है, एक पुलिस अधिकारी यातायात उल्लंघनकर्ता से 5000 रुपये की राशि जुर्माने के रूप में प्राप्त करता है, 3 माह पश्चात राजकोष में जमा करवाता है, वह करता है कौन सा ऑफेंस है? तो साथियों करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर देख लेते हैं
करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी 409 के अनुसार लोक सेवक या बैंकर व्यापारी या कारोबार के अनुक्रम में अख्तियार अपने को नष्ट होते हुए संपत्ति के विषय में आपराधिक न्याय भंग करेगा तो वहाँ 10 वर्ष तक की कारावास का प्रावधान है। फिर है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने अथवा कोई अन्य अपहानि करने की सीमा तक नहीं होता है यदि वह अपराध जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है इसमें पश्चात प्रगणित प्रकारों में से किसी भी प्रकार का है। तो करेक्ट ऑप्शन है डी प्रकोपन पर गंभीर उपहति कारित करने हेतु हमला। 100 के अंतर्गत शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर इन 7 दशाओं में कर सकता है, ये दी हुई हैं। इसमें 7th कंडीशन एसिड अटैक वाली 2013 के अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी, जो कि एसिड अटैक के लिए आपका 326A(b) में प्रोविज़न किया गया है। एक लीडिंग केस है उस पर लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी दी हैं, ठीक है। और एक मूवी भी उसी के फैक्ट्स पे बनी है, आप जानते होंगे शायद, छपाक मूवी एक आई थी, वो भी इसी पे बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रावधान के अंतर्गत न्यायालय जमानत पर रिहा किए गए एक व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है और उससे पर्याप्त प्रतिभूति पेश करने की अपेक्षा कर सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन है डी 443 में प्रावधान है भूल या कपट के कारण अपर्याप्त प्रतिभूति स्वीकार कर लिया है, यदि वे बाद में पर्याप्त हो जाते हैं तो निर्देश देते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है और जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति को उसके समक्ष लाया जाए और उसे पर्याप्त प्रतिभूति देने का आदेश दे सकता है। सफल रहने पर उसे जेल में सुपुर्द कर सकता है। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत एक पक्षकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष 145 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत शुरू की कार्रवाइयों को समाप्त करने की प्रार्थना कर सकता है। तो 145(5) में इसका प्रोविज़न दिया गया है, 145(5) में कार्रवाइयों को समाप्त कर देना चाहिए, इसके लिए प्रार्थना कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 निम्न में से कौन से दस्तावेज बिना औपचारिक सबूत के आपराधिक विचारण में साक्ष्य में ग्रहण नहीं किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए लोक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियाँ, ठीक है। औपचारिक सबूत के आपराधिक विचारण में साक्ष्य में ग्रहण नहीं किए जाएंगे, तो ऑप्शन ए है कि दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के द्वारा ही सिद्ध किए जाने हेतु प्रस्थापित पक्षकार द्वारा यह साबित किया जाना होता है। ये 74 के अंतर्गत एक लोक दस्तावेज है, अर्थात लोक दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक यह सिद्ध न कर दिया जाए कि वह एक लोक दस्तावेज है, ठीक है। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान दोहरे अभियोजन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो सेक्शन 300 साथियों लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था, ऑटरीफॉइस एक्विट, ऑटरीफॉइस कन्विक्ट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 क्लॉज 2 इसके बारे में प्रावधान करता है कि एक बार दोष सिद्धि या एक बार दोष मुक्ति, दोबारा उसी कॉज ऑफ एक्शन पर उसको ट्राई नहीं किया जाएगा, दोहरे दंड के विरुद्ध संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन 68 एक व्यक्ति अदाता एक खाली चेक हस्ताक्षरित करता है तथा दूसरे व्यक्ति को देता है तथा धारक राशि व दिनांक हेतु निर्धारित खाली स्थान को भरता है तथा इसे अपने बैंक के खाते में प्रस्तुत करता है, अनादरित है। ऐसी स्थितियों में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन है धारक ने कूट रचना की है, चेक को अवैध माना जाएगा, चेक को बैंक स्वीकार नहीं करेगा, या फिर धारक को बैंक में चेक प्रस्तुत करने पर अनादरित हो जाने का परिवाद प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी, ये एनआई एक्ट का क्वेश्चन है। डिसऑनर ऑफ चेक 138 में जब डिसऑनर होता है चेक तो 138 में कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है, फाइल किया जाएगा। क्वेश्चन 69 राजस्थान राज्य में एक विचारण न्यायालय अपना निर्णय अंग्रेजी में पारित करता है, विधि के किस प्रावधान के अंतर्गत अभियुक्त इस निर्णय की हिंदी भाषा में रूपांतरित करा सकता है। तो सेक्शन 364 CRPC करेक्ट ऑप्शन है इसका, इसमें प्रावधान दिया गया है, वो अपना ट्रांसलेशन करवा सकता है। क्वेश्चन नंबर 70 कौन सा प्रावधान यह उल्लंघित करता है कि पागल व्यक्ति एक सक्षम साक्षी हो सकता है। तो सेक्शन 118 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कि कोई पागल व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं है जब तक कि वह अपने को पूछे गए प्रश्नों को युक्तिसंगत उत्तर देने में अक्षम ना हो। तो ये दोस्तों यहाँ पे लॉ का सेगमेंट खत्म हुआ, इसके बाद इंग्लिश और हिंदी से 30 क्वेश्चंस आते हैं, इन्हें भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 71 टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मीन्स करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए पैराफ्रेस। दिए गए ग्रुप ऑफ वर्ड्स को टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट का अर्थ है पैराफ्रेस, संक्षिप्त व्याख्या, ठीक है। क्वेश्चन 72 choose a correct active voice. It is being said that too little money is being spent by the government on roads. Correct option है A. People are saying that government is spending too little money on roads. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फिल इन द ब्लैंक्स है द न्यू विटनेस
ब्लैंक yesterday and the judge blank the investigations early this morning। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, द न्यू विटनेस अराइव्ड yesterday and the judge started, ठीक है, का प्रयोग उचित है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन 74, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यू मस्ट स्टार्ट एट वंस, ऑप्शन है देयर ऑफ, ऑल दो या फिर अदरवाइज। तो कंजंक्शन है, अदरवाइज का प्रयोग उचित होगा क्योंकि कंजंक्शन अदरवाइज के प्रयोग दो वाक्यों के बीच अल्टरनेटिव चॉइस ऑफर के करने के लिए किया जाता है। फिर लास्ट इसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक है, द लास्ट ट्रेन द स्टेशन एट 1:30 AM लीव्स, ऑप्शन सी सही है, लीव्स द स्टेशन एट 1:30 AM। ही बी लेजी बट ही इज़ नॉट स्टूपिड, तो ही मे बी लेजी, ठीक है, बट ही इज़ नॉट स्टूपिड। द एंटोनिम ऑफ प्रोक्लेम इज़, करेक्ट ऑप्शन है ए, सप्रेस। प्रोक्लेम मतलब प्रशंसा करना, प्रकट करना, और सप्रेस माने हैं छिपाना। एंटोनिम पूछ रहे हैं, एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई अंडरस्टैंड एडल्ट्स बट नाउ आई डोंट, तो करेक्ट ऑप्शन है सी, ठीक है, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई कुड अंडरस्टैंड एडल्ट्स बट नाउ आई डोंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक ही वर्कड हार्ड ही डिड नॉट विन, तो दो ही वर्कड हार्ड ही डिड नॉट विन, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। फिर द सिचुएशन इज डिफ़िकल्ट एंड कॉल्स ग्रेट टैक्ट, करेक्ट ऑप्शन है डी 4, द सिचुएशन इज डिफिकल्ट एंड कॉल्स फॉर ग्रेट टैक्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाइए 81, फिलिंग द ब्लैंक्स है अभी, ऑफ माई फ्रेंड्स एडवाइज मी टू टेक टैक्सी होम, करेक्ट ऑप्शन है बी, वन ऑफ माई फ्रेंड्स एडवाइज मी टू टेक अ टैक्सी होम, ठीक है। द वर्ड सिमिलर इज मीनिंग टू कोट इज, ऑप्शन डी है साइट। कोट मतलब प्रस्तुत करना, साइट मतलब प्रमाण देना, हवाले देना, उल्लेख करना, अन्य शब्दों का अर्थ है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है 83, ही ब्लैंक हैव एस्केप्ड बाई दिस विडो बिकॉज इट हैज़ बीन ब्रोकन ओपन, तो क्वेश्चन नंबर 83 के ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन डी कस्ट है, डी आपका मस्ट, क्योंकि मस्ट का प्रयोग परफेक्ट टेंस में होता है संभावना को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। द सिनोनिम ऑफ एडवाइस इज़ काउंसिल, ठीक है, एडवाइस मतलब होता है परामर्श सलाह, काउंसिल मतलब होता है सलाह मशवरा उपदेश होगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक है कि वी ब्लैंक, ब्लैंक में करेक्ट ऑप्शन है बी हैव, वी हैव जस्ट हियर द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्डिक्ट टुडे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए हिंदी, अब यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है। अपने घर गांव या नगर में किसी का आदर नहीं होता, अभिव्यक्त हेतु निकटतम लोकोक्ति है कि घर के पीरों को तेल का मलीदा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। कसौटी शब्द है तद्भव, ठीक है, तद्भव शब्द कसौटी है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ठीक है, कसौटी करेक्ट है यहाँ पर, तद्भव शब्द है। इनमें से कौन सा सही विलोम वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है कि नैसर्गिक का प्राकृतिक सही विलोम वर्ग नहीं है, नैसर्गिक का जो है सही विलोम वर्ग प्राकृतिक नहीं होगा, कृत्रिम होगा नैसर्गिक का, ठीक है। फिर नौकरी चिट्ठी लाया, नौकर चिट्ठी लाया, वाक्य में क्रिया है, ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया है, ठीक है, ये सकर्मक क्रिया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 90, किसी मुहावरे का अभिप्राय गलत है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है कि ताल कटना, ताल ठोकना, संगीत में बाधा उपस्थित करना। ताल कटना मुहावरे का अभिप्राय है कि इसका सही अभिप्राय लड़ने के लिए ललकारना, पहलुओं का जांग पर थापी मारना। ताल कटना मतलब संगीत में बाधा उपस्थित होना। किस स्थिति में अवतरण चिन्ह का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है, तो ऑप्शन डी रचना का अनुवाद करते हुए नहीं होता है। किस शब्द का संधि विच्छेद त्रुटिपूर्ण है, तो महेश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य शब्द का संधि विच्छेद त्रुटिपूर्ण है, इसका शुद्ध रूप महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य होगा, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 93, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन है आपका बी,
मधुकरी, भिक्षा, भीख विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन है अंत्याक्षरी, अशुद्ध शब्द नहीं है, बाकी इसमें अशुद्ध शब्द दिए हुए हैं। क्वेश्चन 95 है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए, वह क्रोध में भरकर चिल्लाने लगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, वह क्रोध से भरकर चिल्लाने लगा, क्रोध में भरकर नहीं। 96 क्वेश्चन नंबर है, वह आदमी आ रहा है, वाक्य में वह की व्याकरणिक कोटि है, तो बी में सर्वनाम है। वह आदमी आ रहा है वाक्य में वह सर्वनाम है, ठीक है। निम्न में से कौन सा न्यू उपसर्ग से निर्मित शब्द है? तो ऑप्शन सी है न्यून, न्यू उपसर्ग से निर्मित शब्द न्यून है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन सा वचन संबंधी त्रुटि वाला वाक्य है? तो ऑप्शन ए है, महात्मा जी का दर्शन करके मैं धन्य हो गया। वाक्य में वचन संबंधी त्रुटि है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, षष्ठी 6, षष्ठी 60 होता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ये है। फिर लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 100, रोगी को बहुत घबराहट हो रही थी, वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो ए संज्ञा, घबराहट जो क्या है वो संज्ञा है, घबराहट क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो दोस्तों ये पेपर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी टीम द्वारा आगे कंटेंट आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराते रहा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।